गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने थर्ड यूनिट का पहला पॉइंट मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या है और उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके बारे में किया था। उसमें साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है। लेवल्स और वेरिएबल्स दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, तो इसको अपने माइंड में ध्यान रखें कि लेवल्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है। आज हम बात करेंगे लेवल्स के बारे में, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। जो शिक्षण है, टीचिंग है, उसमें बेसिकली 3 लेवल माने जाते हैं। सबसे पहला जो है मेमोरी है, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग है एंड द थर्ड इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल है। जैसे कि हमने इसमें ट्रायंगल की शेप में देखा है, बेस में सबसे पहले मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल है। जो इसका डायग्राम बनाया गया है इसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। इसमें सबसे नीचे बेस में मेमोरी को रखा गया है, जिसको हिंदी में स्मृति स्तर कहेंगे, बौद्ध स्तर और चिंतन स्तर। तीन मेन लेवल माने जाते हैं। जनरली हम मानते हैं कि मेमोरी लेवल जो है वो सबसे छोटी उम्र के बच्चों के लिए ही सबसे मेन माना जाता है। जब हम इसको अच्छे से करेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। मैं शॉर्ट में पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। मेमोरी लेवल को इन्होंने बेस में रखा है। मेमोरी को स्मृति स्तर भी कहा गया है। स्मृति स्तर का मतलब होता है किसी चीज़ को रट के याद कर लेना। जब कोई व्यक्ति या यूँ कहें कि स्टूडेंट, जब उसमें मेमोरी लेवल कंप्लीट हो जाता है, मतलब किसी चीज़ को रट के याद करने की एक योग्यता आ जाती है, तो ही वो मेमोरी से अंडरस्टैंडिंग, दूसरा जो स्तर है बोध स्तर पर प्रोसीड कर सकता है। और बोध स्तर में वो क्या करता है कि जो तथ्य हैं, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, समझते हैं, उन तथ्यों में क्या संबंध पाया जाता है उसको जानकर उसके बारे में सही समझ पैदा कर लेना ही बोध स्तर माना गया है। बोध स्तर के लिए मेमोरी लेवल मीन से जो पहला है मेमोरी लेवल है वो होना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि ये बात मानी जाती है कि जब तक आप किसी चीज़ को अपनी मेमोरी में, अपने दिमाग में स्टोर नहीं कर सकते, तो उससे तब तक आप ऊपर वाले लेवल पर भी नहीं जा सकते। अब इसमें डायग्राम में उन्होंने मेमोरी को सबसे नीचे लेवल पे रखा है और सबसे ज़्यादा स्पेस दिया है। मतलब कहने का क्या है कि कोई व्यक्ति अगर ये बात कहता है कि मुझसे रट्टा नहीं लगता या मैं किसी चीज़ को याद नहीं रख सकता, तो समझ लीजिए वो जो ऊपर के 2 लेवल हैं, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल है, वो वहाँ तक भी नहीं जा सकता। तो जो लेवल में सबसे पहला लेवल होता है वो होता है मेमोरी लेवल। टीचर को क्लास में इन्हीं तीनों लेवल्स को यूज़ करते हुए बच्चों को पढ़ाने का कार्य आगे बढ़ाना होता है। जब मेमोरी की बात करते हैं तो बात आएगी कि सबसे छोटी क्लास के बच्चों के लिए उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि एक छोटी क्लास में ही इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा, उसके बाद इसकी उपयोगिता ख़त्म हो जाती है। हम जब भी चाहे बड़ी क्लास में पढ़ें, किसी भी क्लास में पढ़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें समझे बिना रट के याद करना होता है। और जब हम उसको रट के याद कर लेते हैं, धीरे धीरे जब वो चीज़ हमारे आगे से बार बार गुजरती है तो हमें उसके बारे में समझ पैदा होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि देखिए, मैथ में, साइंस में, सब्जेक्ट्स में बहुत से फार्मूले होते हैं, जिन फार्मूले को हम शुरू में समझ नहीं पाते, सिर्फ रटने मात्र से ही हमें उसको अपने मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है। एक समय ऐसा आ जाता है जब हम थोड़े और ज़्यादा उस सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं तो हमें उसमें कई अलग अलग जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर होने लग जाते हैं। उन फैक्ट्स में क्या रिलेशन है वो क्लियर होने लग जाता है, और उन रिलेशन से हमें फिर वो जो फॉर्मूले हैं या कुछ भी सूत्र वगैरह हमने रट्टे लगा रखे होते हैं उनकी भी समझ आनी शुरू हो जाती है। तो कहने का भाव ये है कि पहले आप मेमोरी लेवल मीन से रटने की प्रवृत्ति, रटने का जो योग्यता है वो आप में होनी चाहिए। उसके बाद आप अंडरस्टैंडिंग लेवल मतलब समझ या बोध के स्तर पर पहुँचते हो, और सबसे ऊपर का लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल।
जब आप ये दोनों लेवल कंप्लीट कर लेते हो तो तीसरे नंबर पे रिफ्लेक्शन मिनटों से जब आपका दिमाग किसी तरह के विचार उत्पन्न करने के लिए योग्य हो जाता है तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो क्लास में एक टीचर के द्वारा पढ़ाने के दौरान तीनों लेवल्स को समय, परिस्थिति, सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से ध्यान में रखकर इसको लागू करना पड़ता है। तो जो लेवल्स हैं, देयर आर बेसिक 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग, कि शिक्षण के मुख्य तौर पर 3 स्तर बताए गए हैं। पहला है स्मृति स्तर है, बौद्ध स्तर है और चिंतन स्तर है। आई थिंक यहाँ तक आपको शॉर्ट में मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि इनका मतलब क्या है। और ये जो डायग्राम बनाया गया है इसमें सबसे नीचे मेमोरी को क्यों रखा गया है, क्योंकि मेमोरी इज़ द बेस ऑफ योर बोथ ऑफ सेकेंड लेवल्स एंड द थर्ड लेवल। अगर आप किसी चीज़, अब छोटी क्लास में फॉर द एग्जांपल अगर हम बात करें, छोटी क्लास में एक बच्चा है, उसको हर चीज़ रटवाई जाती है, वहाँ पे उसको मतलब नहीं समझाया जाता। अगर आप एक पहली क्लास के बच्चे को उसके मतलब समझाने लग जाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप छोटे बच्चे को ABC है या अल्फ़ाबेट्स इन हिंदी है, पंजाबी है, या न्यूमेरिकल में, गणित में, मैथमेटिक्स में डिजिट्स हैं, कुछ भी आप उसको करवा रहे हो तो वो उसको सिर्फ रट्टा लगवाओगे। अब रट्टा लगाने पर उसको इसके बारे में कोई समझ नहीं है, ठीक है। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। एक रट्टाफिकेशन में जैसे बच्चों को टेबल याद करवाए जाते हैं, एक बच्चा क्लास में बोल रहा होता है, बाकी सब उसके पीछे पीछे बोल रहे होते हैं। अब उन्होंने इसके मतलब से कुछ नहीं लेना। हाँ, पर जब बच्चा कुछ चीज़ों को रट लेता है तो फिर वो अगली क्लास में जाके टीचर फिर दोबारा उनको वही जो मटेरियल है करवाता है, परंतु वो थोड़ी सी समझ के साथ करवाता है। जैसे कि मान लीजिए जब बच्चों को गिनती आ जाएगी, डिजिट्स आ जाएंगे, तो वो फिर जमा, घटा, गुना, भाग इस तरह के सम करवाने शुरू करते हैं। जब बच्चे को हिंदी के जो वर्ड्स अगर हम अक्षरों की बात करें, अक्षर ज्ञान हो जाएगा, वर्णों की पहचान हो जाएगी, तब वो फिर शब्द बनाने सीखता है। शब्द तभी बनेंगे जब उनको अक्षरों की पूरी तरह से पहचान और रट चुके होंगे। अगर वो नहीं है तो वो शब्द भी नहीं बना पाएगा, शब्द से फिर वाक्य बनेंगे। तो मतलब कहने का है कि ये सारा क्रम एक क्रम दर क्रम आगे चलेगा। तो सबसे पहले एक व्यक्ति में किसी चीज़ को रटने की अच्छी योग्यता होनी चाहिए। रटना, बड़ी क्लास में जाके ये बात मानते हैं कि रटना एक गलत है, क्योंकि रटने की जो आदत होती है या रटा हुआ जो रॉट मेमोरी होती है वो सिर्फ तब तक चलती है जब तक हमारा पेन चल रहा है। अगर बाई चांस किसी डिस्टर्बेंस की वजह से या किसी तरह के किसी के साथ बातचीत के दौरान अगर हम डिस्टर्ब होते हैं तो वो हमारा रट्टा जहाँ पे हम रुकेंगे वहीं रुक जाएगी। समझ का क्या बेनिफिट होता है? अगर आपने किसी चीज़ को समझ के किया हुआ है, आप उसको अपनी समझ के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। बट जब हम सीखने की बात करते हैं, एक लेवल्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले मेमोरी लेवल की बात आती है कि अगर व्यक्ति में किसी चीज़ को रटने की योग्यता है, रट कर अपने दिमाग में स्टोर करने की योग्यता है, तभी वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर पहुंचेगा। अंडरस्टैंडिंग से मतलब ये है कि अब वो जो नई चीज़ें सीख रहा है उसी के संबंध में वो उनके तथ्यों के बीच में पाए जाने वाले जो संबंध हैं उनको खोल कर एक विश्लेषण और संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उस चीज़ तक वो पहुँच जाता है। विश्लेषण क्या है? तथ्यों को खोलकर उनको नए ढंग से देखना। संश्लेषण क्या है? उनको दोबारा से जोड़कर नया बनाने की कोशिश करना। तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल को कवर करता है। जब अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है तो तीसरा जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो अपनी बुद्धि के आधार पर जो आपने सीखा है आप उसमें अपने विचार प्रस्तुत करने लगते हो। तो इसी तरह से ये तीनों लेवल में अलग अलग आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसमें मेनली इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डिमेरिट्स मेरिट्स क्या है वो शॉर्ट में करवा देता हूँ। सबसे पहले स्मृति का अर्थ क्या है? राउट ने स्मृति के डेफिनेशन देते हुए लिखा है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। इन्होंने जो शब्द यूज़ किया है एक आदर्श पुनरावृत्ति से क्या मतलब है, आगे इसको कंप्लीट करता हूँ। पहले मैं, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है जिसमें अतीत काल के अनुभव उसी क्रम या ढंग से जागृत होते हैं जैसे वे पहले हुए थे। स्मृति का सीधा सा मतलब क्या होता है? किसी सामग्री को रट लेना, रट के अपने दिमाग में संजो लेना।
इन्होंने क्या कहा, ये कहते स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति से मतलब क्या है, रिवाइज्ड है, कि हमने किसी चीज़ को आज रट लिया और जब हमें समय मिले, मतलब जब उसका समय हम चाहें, उसको जब रिपीट करें तो वो एज इट इज़ हमें दोबारा से याद आ जानी चाहिए, एज इट इज़, उसमें कोई कमी पेशी नहीं आनी चाहिए, जिसके अतीत काल के अनुभव उसी क्रम या ढंग से जागृत हों जैसे वो पहले थे। इसे ही स्मृति कहा गया है। मतलब कोई भी विषय सामग्री जिसको हम पहले कर चुके हैं और जब हम उसको चाहें याद करें, वो उसी क्रम में हमें वापस याद आ जाए, इसे ही स्मृति कहा गया है। स्मृति में आगे इन्होंने शिक्षण के दौरान उसकी 4 अवस्थाएं बताई हैं। देयर आर मेन 4 फेजेस ऑफ मेमोरी। फर्स्ट इज़ लर्निंग, किसी चीज़ को सीखना, दूसरा है धारण करना, रिटेंशन है, तीसरा है रिकॉल एंड फोर्थ इज़ रिकॉग्निशन। जब हम किसी चीज़ को चाहे रट के कर रहे हैं तो उसको सीख रहे हैं, सीखने के साथ उसको धारण कर रहे हैं। धारण से मतलब क्या होता है कि हमने उसके साथ आत्मसात कर लिया है, उसको सीख लिया है। तीसरा है रिकॉल। रिकॉल का मतलब क्या होता है कि जब हमने उसको अपने दिमाग में सेट कर लिया है और जब हम उसको याद करें वो हमें याद आ जाए। और लास्ट में क्या है, पहचान। पहचान का मतलब याद क्या है कि जिस चीज़ को हम याद कर रहे हैं ना, वही चीज़ वापस याद आनी चाहिए। मेमोरी एंड फॉरगेटिंग 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। स्मृति क्या है, जो रटी हुई सामग्री है, जब हमने उसको रट लिया है, हमने उसके कुछ ना कुछ कोडिंग डिकोडिंग करके अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। जब हम उसको याद करते हैं वो चीज़ हमें वैसी ही याद आ जाती है। फॉरगेटिंग क्या होती है, फॉरगेटिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम उस चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं और वो चीज़ वो ही याद नहीं आती, दैट इज़ कॉल्ड फॉरगेटिंग। एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है कि हमने क्वेश्चन का आंसर कुछ कर देना होता है, दे कुछ और आते हैं, जब बाद में आके चेक करते हैं ओहो इसका तो आंसर वो था, मैं गलती से ये लिखाया। मतलब स्मृति मेमोरी क्या है कि वही चीज़ रिमाइंड होनी चाहिए, वापस याद आनी चाहिए जो मैंने याद की थी। अगर मैं उसकी जगह कुछ और याद कर लेता हूँ तो मेरे जो 4th स्टेजेस है, रिकॉल के बाद रिकॉग्निशन है, पहचान है, वो सही नहीं थी, इसीलिए मैंने किसी और की जगह कुछ और कर दिया। जैसे कई बार फॉर द एग्ज़ाम्पल हम किसी सफ़र पे जाते हैं, सफ़र पे जाते हुए हम हर जो रास्ता है उसको रटते चले जाते हैं एक तरह से, और जब हम आते हैं अगर हमने सही तरह से उसको मेमोरी में डाला है तो हम गलती नहीं करेंगे। बट बाई चांस अगर कहीं पर, क्योंकि हम उस रास्ते से गुजरे हैं और वापस ही जब निकल रहे हैं तब हम थोड़ा सा मिसप्लेस हो गए हैं, इधर की बजाय उधर किसी और सड़क पे निकल रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसको भूल गए हैं। हमने उसको आदर्श रूप में, इन आइडियल फॉर्म में जैसे मेमोराइज रखना चाहिए था वो नहीं रख पाए। तो स्मृति स्तर शिक्षण क्या है? शिक्षण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक की अहम भूमिका होती है। क्लास में एक टीचर की अहम भूमिका रहती है। स्मृति स्तर में एक टीचर के द्वारा जो बच्चों को समझाया पढ़ाया सिखाया जाता है, बच्चे उसको अक्षरश वैसे ही ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। इसमें मुख्य तौर पर जो प्राथमिक कक्षाओं के लिए ही मुख्य माना जाता है, तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को जैसे शुरू में मैंने एग्जांपल दिया, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स की बात है, डिजिट्स की बात है, नई मैथमेटिक्स में जब हम थ्योरम याद करते हैं, कोई सूत्र फार्मूले याद करते हैं, साइंस में फार्मूले याद करते हैं, तो वहाँ पे हम इसको रट्टे के हिसाब से सीखकर या अपनी मेमोरी में डालने की कोशिश करते हैं। तो इसके गुण क्या हैं और दोष क्या हैं? आई थिंक यहाँ तक स्मृति मेमोरी आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले इसके गुण हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इट इज़ यूजफुल फॉर द प्राइमरी क्लासेस, कि छोटी क्लासों के लिए उपयोगी है, छोटी क्लास में बच्चों के लिए उपयोगी है, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। अगर वो बच्चे किसी चीज़ को लर्न करेंगे, मेमोराइज करेंगे, स्मृति स्तर उनका अच्छा होगा, तो वो उतनी जल्दी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पहुंच पाएंगे। सेकंड है, कुछ प्रत्यय रटकर ही याद होते हैं। इसका कहने का भाव यह है कि चाहे हम बड़े भी हो जाएं, अब बड़ों की अगर बात लगाऊं तो मैं अगर आपका एग्जांपल ले, हम बीएड की बात करें, तो बीएड में जब आप कोई क्वेश्चन लर्न करोगे, लर्न करते हुए कुछ पॉइंट जो हैं वो आपको रटने पड़ते हैं। कि मान लीजिए एक 16 नंबर का क्वेश्चन है, 16 नंबर के क्वेश्चन में मुझे
करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग की बात करनी है या नेचर ऑफ टीचिंग की बात करनी है क्या है, या उसके लेवल्स की बात करनी है, तो बीच की बात को मैं ज़रूर समझ लूँगा, पर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको मुझे रट के रखना पड़ेगा ताकि मेरे को एट द स्पॉट ऑन द राइट टाइम वो पॉइंट याद आ जाए। अब मान लीजिए टीचिंग की करैक्टरिस्टिक्स या नेचर की बात करता हूँ मैं, उसके 10 पॉइंट हैं। अब 10 पॉइंट में ठीक है मैंने उसको समझ के किया है, बट मुझे वो याद आ जानी चाहिए जब मैं उनको लिखने लगूँ। तो वो क्या है, इसे ही मेमोरी कहा गया है। मेमोरी को हम एक अगर नैरो कॉन्सेप्ट में समझेंगे तो मेमोरी क्या है, रट्टा लगाना है, पर इसका अपना एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंगली हम लाइफ में हर एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को रट के याद करते हैं। वो रटने के बाद ही हम उस बात को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। नेक्स्ट है बोध स्तर और चिंतन स्तर का आधार है। मैंने आपको शुरू में कहा कि अगर मान लीजिए मेमोरी है तो ही वो व्यक्ति ऊपर वाले स्तर पर जा पाएगा। मेमोरी के लिए ही अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल पर पहुंचा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति में बोध स्तर मेमोरी लेवल कम है तो वो बोध और चिंतन स्तर को पार नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसी को इसका आधार कहा गया है। नेक्स्ट है अध्यापक पाठ्य सामग्री का नियोजन स्वतंत्रतापूर्ण कर सकता है, क्योंकि इसमें जो अध्यापक की भूमिका अहम होती है, अध्यापक को मेन माना गया है। तो इसमें ये कहा गया है कि अध्यापक की भूमिका स्वतंत्र होने के साथ साथ विषय वस्तु का निर्धारण कैसे करना है, बच्चों को कब क्या पढ़ाया जाना है, किस चीज़ को समझा के पढ़ाया जाना है, किसको रट्टा लगवाया जाना है, ऑल एक्टिविटी विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द टीचर। तो इसके कुछ गुण हैं, साथ में इसके कुछ दोष भी हैं। दोष क्या है, सबसे पहला है कि नॉलेज नॉट परमानेंट। ये जो मेमोरी की नॉलेज होती है परमानेंट नहीं होती, स्थायी ज्ञान नहीं होता। एक चीज़ को हम अगर समझ के कर लेते हैं तो वो स्थायी ज्ञान रहता है, परंतु जहाँ पर मेमोरी की अपनी इंपॉर्टेंस है वहाँ इसके कुछ लॉस भी हैं। लॉस कब होता है, जब हम इसको राइट कंडीशन में रिकॉल नहीं कर पाते, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। मतलब अगर मैंने किसी चीज़ को लर्न करने के मेमोराइज करने के बाद मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ, याद करने की कोशिश कर रहा हूँ क्या है, बट वो मुझे याद नहीं आ पाता, तो उस समय वो पूरे का पूरा पॉइंट मेरा लॉस हो जाता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ज्ञान स्थायी नहीं होता। दूसरा है उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी। ये जो बड़ी क्लासें होती हैं उनके लिए उपयोगिता इसकी बहुत कम होती है, क्योंकि एक बड़ा जो बच्चा है उसका जो मेमोरी लेवल है, उसका जो समझने का स्तर है वो विकसित हो चुका होता है। तो वो हर चीज़ के तथ्यों को अगर खोल के उसके सामने रखा जाए तो उसको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाता है। तो कहीं उसको ठीक है मेमोरी की अपनी इंपॉर्टेंस है, बट हर जगह पे इसको हम नहीं रख सकते। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार नहीं है। तो ये जो माना गया है या मनोवैज्ञानिकों के जो राय है उसके अनुसार ये विद्यार्थी की रुचियों को नहीं बढ़ा पाता। मतलब कहने का क्या है, जब हम किसी चीज़ को समझ के करते हैं तो हमारा उसको सीखने, करने, पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट होता है। और एक चीज़ को यदि हम रटेंगे, रटने के हिसाब से करने की कोशिश करेंगे तो हमारा उसमें उबाऊपन आ जाता है। हम उस चीज़ को उतने अच्छे से उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते जितना देना चाहिए था। तो ये कुछ इसकी मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग। बोध क्या है? जो सेकंड लेवल है बोध स्तर का सीधा सा मतलब क्या होता है, समझना, किसी चीज़ को समझना। हम एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, कंप्रीहेंशन आते हैं, उसमें कंप्रीहेंशन का पर्पस क्या होता है, सामने वाले का अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करना, उसकी बोध स्तर को जांचना। तो उसमें क्या कहते हैं कि आप उस पैराग्राफ को पहले अच्छे से 2-3 बार पढ़ते हो, पढ़ने के बाद उसमें छुपे हुए अर्थ को निकालने की कोशिश करते हो, उस पहरे में जो दिया हुआ है उन सब में आपस में संबंध क्या है उसको जानने की कोशिश करते हो और उसको समझते हो। तो अंडरस्टैंडिंग का सीधा सा अर्थ है समझना। क्या समझना? जो विषय वस्तु है हमारे पास, तथ्य है, डेफिनेशन है, मटेरियल है, उसको पढ़कर उनके शब्दों के वाक्यों में आपस में संबंध क्या बन रहा है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हो तो आप इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। बोध स्तर शिक्षण में, जो बोध स्तर है वो शिक्षण की प्रक्रिया में सेकंड लेवल पे आता है और इसके बेस में मेमोरी काम करती है। यदि मेमोरी कवर करता है तो ही आप बोध स्तर पर जा सकते हो। विद्यार्थी अपनी सूझबूझ द्वारा समस्याओं का समाधान कर सकता है। छात्र नियमों, तथ्यों को पहचानने, समझने और उनका उपयोग करना सीख सकते हैं।
इसके भी प्रतिमान बताए गए हैं, जैसे फोकस है, सिंटैक्स है, सोशल सिस्टम है, स्पोर्ट्स सिस्टम है, ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, बोध स्तर है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम बात मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए छोटे बच्चों को पहले टेबल करवाए जाते हैं, पहले काउंटिंग गिनती सिखाई जाती है, गिनती सिखाने के बाद टेबल सिखाए जाते हैं। टेबल में भी वो बच्चे रट के याद करते हैं। जो सेकंड क्लास का बच्चा है उसको जो फर्स्ट में काउंटिंग करा दी, सेकंड क्लास में उसको टेबल करवाएंगे, तो टेबल करवाते हुए उसको वो रट के याद करता है। अब रटने के बाद जब वो थर्ड क्लास में हो जाता है, जब उसको मल्टीप्लिकेशन के सम आ जाते हैं, तो वहाँ पर वो इस चीज़ की नॉलेज गेन कर लेता है कि हम टेबल कैसे बनाते हैं। अगर हम फर्स्ट क्लास में उसको टेबल सिखाएं और सेकंड क्लास में टेबल सिखाने के मेथड के बारे में बताएं कि हाँ इसको गुणा करके निकाल लेते हैं, इस तरह से अगर मान लीजिए 7 1 जा 8 है, 7 8 जा आपने 56 या इस तरह से कोई डिजिट देनी है और बच्चे को समझाने की कोशिश करोगे, वहाँ उसको क्लियर नहीं होगा। पर जब वो थर्ड क्लास में हो जाता है और उसको मल्टीप्लिकेशन के सम आ जाते हैं, तो वहाँ पे अगर आप उसको क्लियर करते हो तो वो इनके बीच के रिलेशन को समझ जाता है कि हाँ अगर एक डिजिट है दूसरी डिजिट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम गुना करने के बाद इस तरह से इस डिजिट को निकाल सकते हैं। तो इसी से हमारे जो टेबल हैं वो जनरेट होते हैं, बनते हैं। तो वहाँ की जो मेमोरी है, यहाँ पर जब वो इन दोनों के बीच में संबंध को देखता है, वो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट करता है। ये बात हम सभी जानते हैं कि हमने बचपन में जब एक बार सम कर लिए, टेबल कर लिए, अगर आज हमें किसी तरह की कोई टेबल की डिजिट निकालनी पड़ती है तो हम ये नहीं है कि जो हमने याद किया हुआ उसको याद करेंगे, हम अपने अंडरस्टैंडिंग बिहाफ पे उसको क्या सही आंसर है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो याद करने से पहले जो काम मेमोरी ही करेगी, पर उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल काम करेगा जो इसको पूरा करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी विशेषताएँ क्या हैं। इस तरह का में विद्यार्थी और शिक्षक दोनों क्रियाशील होते हैं। जो पहले में हैं, पहले में सिर्फ टीचर क्रियाशील रहता है, बच्चे सिर्फ सुनते हैं और उस काम को करने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंडिंग में टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिवेट रहते हैं। इसमें जो विद्यार्थी विषय वस्तु को रटने की बजाय समझ कर याद करता है, ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है, इसमें विद्यार्थी अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करता है। जो चीज़ को समझा है, समझने के बाद उसको अपने जीवन में उपयोग करना ही बोध स्तर है। बोध स्तर द्वारा विद्यार्थी की मानसिक शक्ति का पर्याप्त विकास होता है कि जो चीज़ सीखी हुई है, सीखने के बाद उसको अपने व्यवहार में लागू करना और मानसिक शक्तियों का विकास करना बोध स्तर के आधार का कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कुछ ना कुछ दोष भी हैं। इसके दोष में सबसे पहले पाठ्यवस्तु के स्वामित्व पर अधिक बल। बोध स्तर में जो शिक्षण में पाठ्यवस्तु का जो स्वामित्व पर अधिक बल दिया जाता है, जिसके कारण मानवीय व्यवहार की अवहेलना होती है। स्वामित्व मास्टरी लर्निंग की बात करते हैं। मास्टरी लर्निंग से मतलब क्या है कि किसी चीज़ को बेटर वे से क्लियर कर लेना, उसमें मास्टरी कर लेना। एक बच्चों मतलब यदि आप उसके हिसाब से करवाने की कोशिश करते हो और बच्चों को वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाती, तो वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है विद्यार्थी के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास। बोध स्तर के शिक्षण में विद्यार्थी के ज्ञानात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, जिसमें भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष पिछड़ जाते हैं। ये इसका वीक पॉइंट है। नेक्स्ट है व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है। मनोवैज्ञानिक इसको व्यावहारिक दृष्टि से प्रभावशाली या उपयोगी नहीं मानते हैं, विषय केंद्रित है। ये शिक्षा जो बोध स्तर है वो विषय पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, बजाय जो एक सब्जेक्ट मैटर है उसको कंप्लीट करने की। नेक्स्ट बात करते हैं चिंतन स्तर क्या है। जब पहला और दूसरा लेवल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तीसरा आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल से रिफ्लेक्शन का जैसे मतलब होता है ना, किसी चीज़ से टकरा के प्रकाश का वापस आना या वापस प्रावर्तन होना, मतलब किसी चीज़ का कम बैक, वापस होना। तो ठीक उसी तरह से जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हमारे जो विचार प्रस्तुत करते हैं, किसी चीज़ को आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको समझा, समझने के बाद आप अपने क्या विचार प्रस्तुत करते हो, आप उसमें और क्या नया ऐड करते हो, जो रिफ्लेक्शन होती है उसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पर जो चिंतन स्तर का मतलब क्या है, चिंतन स्तर शिक्षण के तीनों स्तरों में सबसे अधिक उच्च स्तर का माना गया है। इस स्तर में मन स्तर भी कहते हैं, स्मृति और बोध स्तर की तुलना में सबसे अधिक उपयोगी और विचारयुक्त है। इस स्तर में अध्यापक की भूमिका गौण और विद्यार्थी की मुख्य रहती है। छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा 6th 7th क्लास में
पहले जो हिंदी में इंग्लिश में ऐसे आया करते हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं, एज इज़ किताब से पढ़ा, रट्टा मारा और लिखाए। पर जब वो 7th 8th क्लास में होता है, 9th 10th में होता है, तब भी वो निबंध आते हैं, और निबंध आते हैं आउट ऑफ सिलेबस, जिसमें ये होता है कि आपने 200 से 300 शब्दों में अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। तो वो जो पहले है वो क्या था, एक आदत डालनी थी, सीखना और उसमें समझ पैदा करना। अब ये तीसरा जो निबंध लेखन है, ये क्या है, चिंतन स्तर को पैदा करना है। मतलब आप कोई एनवायरमेंटल टॉपिक है, विमेन पर है, या फिर किसी भी तरह का, जैसे लेटेस्ट कोविड पे कह सकते हैं, एनवायरनमेंट पे कह सकते हैं, किसी भी तरह का एक टॉपिक लेना, उस पर अपने विचारों को प्रस्तुत करना। ये जो विचारों को प्रस्तुत करने की जो बात करते हैं वो रिफ्लेक्शन में आता है। चिंतन स्तर शिक्षण की स्मृति और बोध स्तर दोनों शामिल होते हैं। वहीं चिंतन स्तर पहुंचता है जिनमें स्मृति और बोध स्तर का शिक्षण किया हो। विद्यार्थी वास्तविक समस्याओं के समाधान करने में सक्षम होता है। इसके भी कुछ जो 3 से 4 इसके प्रतिमान दिए गए हैं, जैसे फोकस है, सिंटैक्स है, सोशल सिस्टम है, इवैल्यूएशन सिस्टम है, इसमें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके क्या गुण हैं और इसके दोष क्या हैं। सबसे पहले है प्रजातांत्रिक वातावरण। इसका सबसे जो पहला पॉइंट है वो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है। चिंतन स्तर के द्वारा शिक्षक कक्षा में एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, प्रजातांत्रिक वातावरण तैयार करता है, जिसमें सभी बच्चों को समान महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है समस्या समाधान की क्षमता का विकास। इसके द्वारा बच्चों में अपने आप किसी समस्या को समाधान ढूंढना, हल ढूंढने की योग्यता पैदा होती है। नेक्स्ट है मौलिक चिंतन शक्ति का विकास। इस स्तर के शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में मौलिक चिंतन शक्ति का विकास होता है। मतलब एक ओरिजिनल थिंकिंग, एक बेसिक पॉइंट क्रिएट होते हैं जिनसे बच्चे सीखकर उस काम को पूरा कर पाते हैं। इसमें तर्क वितर्क शक्ति का विकास, रीजनिंग पावर इम्प्रूव होती है। रीजनिंग पावर से मतलब क्या है कि बच्चों में किसी चीज़ को रटने की बजाय समझने के साथ साथ इसका कारण क्या है, क्या लॉजिक रहा है इस चीज़ के पैदा होने का, उसमें तर्क के आधार पर उस चीज़ को ग्रहण करते हैं। लास्ट में है स्टूडेंट सेंटर्ड है। इसमें टीचर की भूमिका अहम रहती है, बट साथ में विद्यार्थी की अहम होती है, क्योंकि टीचर एक मार्गदर्शन की तरह काम करता है और विद्यार्थी को अपना रास्ता स्वयं तय करना होता है एक टीचर की गाइडेंस के साथ। परंतु इसके कुछ दोष भी हैं। सबसे पहला, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। निश्चित कार्यक्रम का अभाव है। एक रिफ्लेक्टिव लेवल पर पहुंचने के लिए बच्चे को सही तरह से टीचर की गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर गाइडेंस नहीं है तो उसके जो विचारों की दिशा है वो गलत दिशा में प्राप्त कर सकती है। लास्ट में है स्वतंत्रता गलत उपयोग। बच्चों को दी गई किसी भी तरह की स्वतंत्रता, बच्चे उसका गलत प्रयोग कर सकते हैं और जो एक मुख्य उद्देश्य था पढ़ाने का, वो उससे भटक सकते हैं, गलत रास्ता चूज़ कर सकते हैं, मतलब उसका गलत नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं बच्चे। तो बच्चों को ज़्यादा दी गई स्वतंत्रता भी हानिकारक हो सकती है। इस प्रकार जो टीचिंग के मेन 3 लेवल हैं, तीनों के बारे में हमने बात की है। बाकी इसकी वीडियोस पहले भी डली हुई हैं। इस शॉर्ट में आपको क्लियर कर दिया कि इसका मीनिंग क्या है। अगर कल कोई 16 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेवल्स के बाद वेरिएबल्स क्या हैं, तो ये दोनों आपने ध्यान रखना है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।